हाँ बच्चों, तो पिछली टॉपिक में जहाँ तक हम पहुँचे थे उस टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ। वहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी मैंने। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, मीर जाफ़र और शाह आलम, ये तीनों को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। मैंने गलती से वहाँ बोल दिया था कि रॉबर्ट क्लाइव हार गया था। अगर रॉबर्ट क्लाइव हार जाता बच्चों तो शायद ब्रिटिश से वहीं से रवाना हो जाते बोरी बिस्तर गोल करके, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इनको हरा दिया। और उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जो फीचर्स थे उसके अकॉर्डिंग डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो काम बैटल ऑफ प्लासी ने अधूरा छोड़ा था वो बैटल ऑफ बक्सर में पूरा हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड बनने जा रहे हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंट टू यूज दिस वर्ड। ऐसी क्या ताकत हो गई उनकी कि वो इंडिया पर राज करने जा रहे हैं? क्योंकि इन तीनों को हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बहुत कॉन्फिडेंस में आ चुका था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुकी, मैंने अभी रिपीट किया आपके सामने। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया था कि हम ब्रिटिशर्स की पावर को अवॉइड करें। हमें फोर्सफुली और दुखी मन के साथ हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया का अपकमिंग रूलर एक्सेप्ट करना पड़ा। पूरी तरह से रूलर नहीं बने थे, बट नाउ दे आर ऑफिशियली एंटर इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दे आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पता है आपको? आपकी इनकम के सोर्स क्या होंगे, कितना रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आएगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पर हमने नाम दिया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अब आगे बहुत पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूँ कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक पपेट नवाब है, डमी रूलर हैं, और सारी पॉलिसीज़ जो है ब्रिटिशर्स और उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं। बच्चों यहाँ तक आते आते मैं अगर आपको कहूँ बड़े दुख के साथ, तो इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी। तो बच्चों आपने देखा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जिसके बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद हम रूलर होने के बाद भी हम रूलर नहीं थे, हम पपेट नवाब थे। एक पिक्चर थी लगान, मैं क्लास में भी इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। लगान मूवी जब मैं देख रहा था पहली बार, तो मुझे उसमें जो फिल्म का हीरो था उसने एग्रीमेंट किया ब्रिटिश के साथ कि हम क्रिकेट मैच खेलेंगे तो आप लगान हटा देंगे। उसमें कुछ लोग, जो गांव का जो पर्सन था जिसने फाइनल किया था पिक्चर में, उसका नाम भुवन था, कि राजा जी के पास चलेंगे। राजा जी क्या करते हैं? जब वो राजा के पास गए थे, तो अगर आपको सीन ध्यान हो, पिक्चर ध्यान हो आपको, मैं कई बार पिक्चरों के एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं इसलिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि बच्चे मूवीज़ को समझें। कुछ मूवी केवल एंटरटेनमेंट की होती है, कुछ मूवी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ तो हर समय महसूस नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट पाता हूँ मैं, उस मूवी में एक एग्जाम्पल था कि जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, गरीब लोग थे गाँव के, वो राजा के पास जाते हैं और राजा जी बोलते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उस पिक्चर में जब पहली बार देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि राजा क्यों नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जब इस चैप्टर को मैंने पढ़ाना चालू किया, 8th क्लास पढ़ाना चालू किया, तो मेरी बात क्लियर हो गई थी कि राजा उस समय वो भी एक पपेट ना किंग था। ब्रिटिशर्स क्या चालाकी करते थे कि राजा को कभी भी अपनी पोस्ट से हटाते नहीं थे। आप राजा बने रहेंगे, बट नाउ यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल रूलर्स, सॉरी ब्रिटिशर्स। पब्लिक देखेगी कि हमारा राजा राज कर रहा है। राजा को कहीं नहीं छेड़ा ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इससे क्या कि अपोजिशन आ सकता था पब्लिक का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि राजा को मत हटाओ, बट जब राजा ऐसा ही वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो हमें राजा को पोस्ट पर रखने का दिक्कत क्या है? ब्रिटिशर्स ने यही किया। तो बच्चों ये था बैटल ऑफ बक्सर। यानी बैटल ऑफ बक्सर को मैं बताऊँ आपको, तो कहते हैं कि जो काम बैटल ऑफ प्लासी ने पूरा नहीं किया, बैटल ऑफ बक्सर ने कर दिया। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इनकी आ गई। अभी तक तो रेवेन्यू पावर थी इनके पास में। और बच्चों आप सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी के विदेशी के हाथ में आ जाना, उसका बस्ता क्या है। बंगाल को जीतने के बाद नाउ दे एंटर द मराठास में एंटर हुई। एंग्लो मराठा वॉर होते हैं 1775 से 1818, आपकी बुक में मेंशन कर रखा है। और मराठा को अपने अंडर में करने के बाद नाउ दे एंटर टू द मैसूर। मैंने बचपन में एक सीरियल देखा था, द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था, रात को आता था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बहुत लोगों ने सीरियल देखा नहीं।
क्योंकि किसी की रुचि हिस्टोरिकल चीज़ों में कम होती है, मेरी बहुत है रुचि। और मैंने उस सीरियल में आई डोंट नो कौन से अभिनेता ने वो रोल किया था हैदर अली का। हैदर अली वाकई में एक बहादुर राजा था, शासक था, ज़बरदस्त। हिंदुस्तान में और भी बहादुर हुए, हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन कुछ सरकमस्टेंस ऐसी हुई कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोकल रूलर्स को, जो ब्रिटिशर्स से मुकाबला कर रहे थे, उनको डिफीट देने में उनके ही लोग शामिल थे। और जब अपने खुद के लोग हमें हराने लग जाएंगे तो बाहर वाले तो जीत जाएंगे। हैदर अली के साथ भी ऐसा हुआ। और हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर के राजा हैदर अली, टीपू सुल्तान इनके बेटे थे, इनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ, इनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में और हैदर अली के बीच में कि जब मराठा के अगेंस्ट वॉर होगा, किसका, मैसूर का और मराठा का वॉर होगा, उस वॉर में ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने चालाक निकले, दोनों लोकल रूलर को हरा दिया। और यहाँ पर ये दुख के साथ बोलना पड़ेगा, वो लोकल रूलर भी समझ नहीं पाए कि यार ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं। लेकिन जब तक हम समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हम एक दूसरे के राइवल बन चुके थे। तो देखा आपने, बंगाल, महाराष्ट्र और अब मैसूर। अब मैसूर को जीतने के बाद मतलब आपके देख लीजिए, वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एरिया के जो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि कौन से रूलर ताकतवर है जिनसे हमें डरना है। तो मराठास ताकतवर थे। सरकमस्टेंसेस ऐसे बने कि मैंने बताया अभी आपको, हमें अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये सब मुहावरे या कोई मजाक के सेंटेंस नहीं है, ये बात सही है। अपने अपनों को ही मारते हैं तभी आदमी हारता है। मैंने बोला था मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अगर हमारे लोकल रूलर्स, मैं बार बार ये बात कहूँगा, पढ़ाते समय भी कहता हूँ, लोकल रूलर्स अगर आपस में एक हो जाते तो ब्रिटिशर्स क्या, वर्ल्ड की कोई भी ताकत आ जाती, चाहे वो कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर हो, हिंदुस्तान को जीतना आसान नहीं था। बाद में भी तो एक हुए हम लोग, जब आज़ादी की लड़ाई चली, गांधी जी आए, आपका लिबरल एज आता है, आपका रेडिकल्स आते हैं, मॉडरेट एज आते हैं। उस समय बिना किसी जाति धर्म के हमारा सबका एक मकसद था, हिंदुस्तान को आज़ाद। तो मैं सोचता हूँ ये बात अगर पहले फीलिंग आ जाती तो क्या हिम्मत थी अंग्रेजों को आने की यहाँ पर। और आते कोई बात नहीं है, ट्रेडर के रूप में आते ना यार। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहूँगा। 9th क्लास में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में ब्रिटिशर्स चाइना से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और चाइना में और हमारे में अंतर क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम हिंदुस्तानी कितने भोले भाले होते हैं और हम लोग वेलकम करने में बहुत विश्वास करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ब्रिटिशर्स क्या करते थे चाइनीज़ के साथ, और चाइनीज़ क्या करते थे और हम क्या करते थे ब्रिटिशर्स। हम लोग भोले हैं ना, आओ साहब वेलकम कर रहे हैं, ट्रेड करना है, बढ़िया, हम बड़े होंगे, महान होंगे, और चाय पिलाते पिलाते हम लोग खाना खिला के भेज रहे हैं। ये था इंडियंस। और चाइना क्या था ये भी सुन लो। चाइना ने इतना सा दरवाज़ा खोला, ब्रिटिशर्स क्या क्या ट्रेड करना है, ला सामान ला, गेट बंद, भाग जाए यहाँ से। ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा आपके सामने, मैं बता रहा हूँ कि चाइनीज़ ने कभी यूके को मौका नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया कि तू हमारे घर में आ, हमारी परेशानी है हम देख लेंगे, ट्रेड करना है तेरे साथ, ट्रेड। जितना दरवाज़ा खोला कि भाई इस दरवाजे से तू आ जा, ट्रेड कर, दरवाज़ा बंद वापस। देखा आपने। ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मैं कभी सोचता हूँ कि यार चाइना वाकई में कितना स्मार्ट कंट्री। हम इमोशन नहीं होते बच्चों, इमोशन नहीं होते जब आप बिजनेस करने जाते हैं, क्योंकि आप अगर राजा हैं तो आपके शोल्डर पर पूरे कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजकल एक सीरियल देख रहा हूँ, अहिल्याबाई। मुझे वो सीरियल बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने अहिल्याबाई का नाम सुना था, अब मैं उसको पिक्चर के रूप में सीरियल रूप में देख रहा हूँ। उसमें अहिल्याबाई के कुछ डायलॉग मैंने सुने कि राजा का काम ये नहीं होता राज करना, राजा का काम सबसे पहले ये होता है कि उसकी प्रजा, द सिटीजन ऑफ द रेस्पेक्ट इन सिटीजन स्टेट, दे शुड बी हैप्पी। वो खुश है तो राजा खुश होता है। लेकिन
हम तो इमोशनल थे ना, और इमोशन के साथ साथ हमारी एक गलती और कि हम बहुत जल्दी मॉडर्न होना चाहते थे। और हमें स्टार्टिंग में लगता था कि यार हम ऐसे कंट्री हम पे राज कर रही है जो हमें कुछ दे के जाएगी, कुछ दे के गई, लेकिन जब तक हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। चलिए तो हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि मराठा, बंगाल और मैसूर तीनों ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुके हैं। ये बड़े दुख की बात थी। और फोर्थ मैसूर वॉर के बाद पूरा मैसूर ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। अभी तक ब्रिटिशर्स रुके नहीं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैसूर वॉर के बाद दे सेट अप द ट्रेड इन इंडिया, दे सेट अप द रूलिंग सिस्टम इन इंडिया, दे एंटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दे एंटर इन अवर रेवेन्यू पावर। रेवेन्यू में बार बार रेवेन्यू पे जोर दे रहा हूँ बच्चों। किसी भी पर्सन की अगर इकोनॉमी किसी के अंडर में आ जाए, उस पर्सन को दूसरे को हराने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे, हम सब जानते हैं पैसा इंपॉर्टेंट होता है। और पैसे इनकम के सोर्सेज पर किसी का कब्जा हो जाए तो फिर आपके पास बचा क्या? आप तो गुलाम हो गए उनके। ये चीज़ तो ब्रिटिशर्स को लगा कि लड़ाई बहुत कर ली हमने, मैसूर को हरा दिया हमने, बैटल ऑफ प्लासी कर ली, बैटल ऑफ बक्सर कर लिया हमने, मराठा वॉर कर लिया। यार ऐसी कोई टेक्निक नहीं हो सकती कि बिना वॉर के हम इंडियन टेरिटरीज को अंडर में ले लें। क्योंकि इन तीन मोटे पिलर्स, मराठा, बंगाल और मैसूर, इन तीन पिलर्स को डिफीट देने के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा अब लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई में हमारा नुकसान में होता है। तो दे अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स। और यहाँ पर एक ट्रिक का नाम आता है, एक पॉलिसी, एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं ऐसे कमरे में बैठा हूँ जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही, शायद वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। चलिए हम चलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी इजाद करी, इजाद का मतलब था इंट्रोड्यूस करी। अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी, इस पॉलिसी को हम कह रहे हैं सब्सिडरी अलायंस। देखिए, ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू कन्विंस द लोकल रूलर्स कि नाउ यू रिक्वायर सम एक्स्ट्रा ट्रूप कहते हैं सैनिकों के टुकड़े को। हमने कहा भाई हमें ट्रूप की जरूरत क्या पड़ी, हमें किससे डर लग रहा है? और ब्रिटिशर्स हमें कन्विंस कर रहे हैं कि सम लोकल रूलर कैन डिफीट यू, कैन एंटर यू, कैन कैप्चर योर टेरिटरी। यानी मतलब क्या निकला कि यू शुड सेव योर सेल्फ विथ योर नेबर रूलिंग रूलर्स। क्योंकि इन तीन के साथ साथ और भी तो राजा मारा जाते हैं छोटे मोटे। तो एक राजा से बात करते हैं कि आपको दूसरे राजा लोग आपकी टेरिटरी हड़पना चाहते हैं। आहा क्या बड़े सीधे बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत सीधे बन रहे हैं। उनसे बचने के लिए आपको कुछ आर्मी की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा वी हैव सफिशिएंट आर्मी, हमारे पास सफिशिएंट आर्मी है, वी डोंट रिक्वायर, वी हैव सफिशिएंट आर्मी, हमें जरूरत ही नहीं आर्मी की। नो यू रिक्वायर्ड आर्मी। तो अब कंसेप्ट आते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या है। अलायंस कहते हैं एग्रीमेंट को, समझौते को। अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी अलायंस द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू अपॉइंट एंड सम आर्मी और ट्रूप इन द लोकल रूलर टेरिटरीज फॉर देयर सेफ्टी। ऐसा वो कहते हैं कि वी आर सेंडिंग द ट्रूप्स फॉर योर सेफ्टी। अब भाई एक चीज़ बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी स्टेट में एक्स्ट्रा कोई आर्मी वगैरह आती है, उसका खाना पीना, उसका मेंटेनेंस कौन भुगतेगा? मतलब कोई मुझे कहे कि आपकी रक्षा के लिए मैं आपके पास 4 गेस्ट भेज रहा हूँ, मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है। उन 4 गेस्ट का महीने भर का खाना पीना, राशन पानी कौन मैनेज करेगा? नहीं, वो आप ही करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी जरूरत है। अरे मैंने कहा वी डोंट रिक्वायर सिक्योरिटी। इसका ऑब्जेक्ट क्या था समझिए। ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रूप, ऑन बिहाफ ऑफ द मिलिट्री, ब्रिटिशर्स वांट टू एंटर इन अवर लोकल रूलर्स एरिया। लोकल रूलर्स क्या तैयारी कर रहे हैं? बड़ों को तो हरा दिया हमने, ये छोटे क्या करना चाहते हैं? तो मिलिट्री के बहाने इनके एरिया में एंटर हो जाओ। दैट इज को सब्सिडी अलायंस। और एंटर होने के बाद जब मौका मिले इनको डिफीट दे दो। तो सब्सिडी अलायंस देखा हमने कितना तगड़ा एग्रीमेंट था, लड़ाई भी नहीं हुई और जीत भी गए। इसे हम कहते हैं मारवाड़ी में हमारे, हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखो आ जावे। अभी तो लड़ रहे थे, एक तरफ से इंडियंस पे एहसान भी हो गया
we are sending the troops, we are sending the army for you, your security, और we are going to refuse, we don't require, हमें जरूरत ही नहीं है, नहीं आपको जरूरत है। और वो सैनिक वहाँ रहकर दे आर लुकिंग, ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग आवर टेरिटरी। हमारे महल में हमारी मिलिट्री की क्या ताकत है, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, रेवेन्यू सिस्टम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर ऑब्जर्विंग। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी अलायंस। यानी कितने चालाक थे, मैं सोचता रह जाता हूँ। और इस सब्सिडी अलायंस के साथ साथ इन्होंने कुछ जो टेरिटरी थी आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कुछ इन्होंने हैदराबाद, ये अवध और बहुत सारी टेरिटरी इन्होंने अपने अंडर में ले ली थी। अब ये करने के बाद फिर इनके दिमाग में एक चीज़ आती है, एक स्मार्ट ब्रिटिशर्स, स्मार्ट तो थे ही तभी राज कर लिया हम पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सुनते आपके दिमाग में एक बात वर्ड याद आता होगा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। द ग्रेट लेडी ऑफ इंडिया महारानी लक्ष्मीबाई, ब्रेव लेडी, वी शुड रेस्पेक्ट हर। व्हेन शी केम टू नो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जब उसने सुना, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नो वन इंडियन रूलर कैन नॉट हायर एनी मेल चाइल्ड टू अपॉइंट एज ए रूलर ऑफ इंडिया आफ्टर हिज डेथ, जिसे हम उत्तराधिकारी कहते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये तो गड़बड़ चीज़ है, यानी अगर किसी घर में, किसी राजा में, किसी टेरिटरी में कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो हमारे ऐसा सिस्टम होता है, हम गोद लेते हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ, सॉरी इसको लैप्स कहते हैं, लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन लैप्स, गोद। तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, गोद निषेध नीति, कि आप गोद नहीं ले सकते, यू कैन हायर एनी मेल चाइल्ड। किसने करी है? चालाक, क्लेवर, कनिंग, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी कहता है कि अरे अंग्रेजों लड़ते क्यों रहते हो भाई, ये तो सीधे हैं, इनसे लड़ाई करके नहीं जीत सकते, दिमाग से जीतो, बिना खर्च करे हुए। क्या करो, जिस स्टेट में मेल चाइल्ड नहीं है, एक ऑर्डर निकाल दो कि वो आज के बाद किसी मेल चाइल्ड को दूसरे परिवार से कहीं से भी गोद नहीं ले सकते अपने परिवार में। ऐसा होता है ना कई बार, हमारे आप में से भी कुछ बच्चे, कुछ होंगे तो अपने नानी के या कहीं पर भी गोद ले लेते हैं ना। जैसे कि गोद का मतलब होता है भाई आज कि आप अब उस परिवार को, उस टेरिटरी को संभालेंगे, ऐसा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी 17, ये कुछ स्टेट है, नागपुर, इनके साथ ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस, डॉक्ट्रिन लैप्स। रानी लक्ष्मीबाई ग्रेट लेडी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इस कमेंट के साथ ब्रिटिशर से लड़ना स्वीकार किया उसने। लेकिन जब तक वो जिंदा रही ब्रेव लेडी, उसने अपने स्टेट झांसी को ब्रिटिशर्स के अंडर में आने नहीं दिया। एंड शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस बात की पॉलिसी हुई है, क्यों मैं दूं इनको, मैं लड़ाई कर लूंगी। लॉर्ड डलहौजी का दिमाग खराब हो गया कि इंडिया में इतनी बहादुर लेडी भी हैं और इसके साथ साथ और स्टेट ने बगावत कर दी ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मेल चाइल्ड नहीं है, हड़प लो, और किसी को हम उनको मेल चाइल्ड को हायर करने भी नहीं देंगे, गोद लेने भी नहीं देंगे। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो बच्चों इस तरह से आप देखते हैं चैप्टर का मेरे ख्याल से मेन कंटेंट आपके इसमें हो गए। इसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं इस चैप्टर में पंजाब आपका, फिर अवध, और ये कुछ स्टेट जो थे ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए, क्योंकि उसके बाद इनको और स्टेट में इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि दूसरे स्टेट्स को इनको अपने अंडर में करने के लिए कोई विशेष पावर नहीं लगी। पंजाब में रणजीत सिंह थे, इन्होंने मुकाबला किया, सिख राजा थे, बट शायद उस समय इंडिया का भाग्य खराब चल रहा था, हम हारते गए। उसके बाद अवध, यहाँ पर एक वर्ड आता है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी स्टेट, किसी टेरिटरी को ज़बरदस्ती अपने अंडर में ले लेना। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके बुक में पढ़ूंगा, वैसे तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स, शायद मेरे ख्याल से अब ये समझाने की जरूरत नहीं कि क्या रीज़न रहे होंगे, रीज़न तो हम जान चुके हैं। और सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द लोकल रूलर्स। पढ़ता हूँ मैं जरा। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, मैं पहले कह चुका हूँ। औरंगजेब के बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी जो लोकल रूलर को समझा सके कि ब्रिटिशर्स कनिंग हैं, लूटने नहीं आए, हमको राज करने आए हैं। एक बार किसी इकोनॉमी
डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम वापस मैनेज कर सकते हैं, नहीं जब हमारा राजपाट चला जाए तो क्या करेंगे। लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन स्टेट्स, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, यूनिटी थी नहीं। उसका इम्पोर्टेंट है ब्रिटेन सुप्रीरियर अब नेवल और आर्मी, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी और नेवी थी वो स्ट्रॉन्ग थी। तो दीज आर द रीजंस। बच्चों शायद मैं 100% नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ कोशिश करी आपको चैप्टर समझाने की। मेरे ख्याल से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कहीं और टाइम मिला, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया है, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन एक लेसन मैं आपको देके जाता हूँ, जब तक हम लोग एक हैं, किसी विदेशी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमको गिरा सके। तो ये चैप्टर एक मॉरल वैल्यू भी देता है हमको। यूनिटी है तो स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ ऐसे नहीं होती, हमें यूनाइटेड होना पड़ता है। थैंक यू बच्चों, मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहेगा आपके चैप्टर के लिए। मैं ये वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। कुछ अगर गलती है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू।